गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों में लॉक के विचारों का अध्ययन करेंगे। लॉक ने पहले हम लॉक के क्रांति पर विचार और फिर लॉक के व्यक्तिवाद और उनके मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। लॉक के राज्य का उद्देश्य जनता का हित करना है। उसकी यह शक्ति जन सहमति पर आधारित है और अतः ये बात वो मानते हैं कि यदि शासक अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहता है, यानी निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति वो नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में जनता को क्रांति का अधिकार है, यानी जनता अपने इस अधिकार का प्रयोग करके शासन में इच्छानुसार परिवर्तन कर सकती है। इस संबंध में लॉक का यह कहना है, जब जनता यह अनुभव करे कि सरकार उसमें रखे जा रहे विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है, तो जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसे हटा दे या बदल दे। यानी कि लॉक एक ऐसे शासन तंत्र को मान्यता देता है जो शासन तंत्र जनता के द्वारा नियंत्रित है, और यहाँ वे निरंकुश राजतंत्र को सबसे अधिक भ्रष्ट मानते हैं और वो यह मानते हैं कि भ्रष्ट शासन को केवल क्रांति के माध्यम से ही बदला जा सकता है। लॉक ये मानते हैं कि विद्रोह व्यक्ति करता नहीं है, बल्कि राज्य व्यक्ति को विद्रोह करने के लिए मजबूर करते हैं, यानी राज्यों के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे व्यक्ति को मजबूरी में क्रांति करनी पड़ती है। जब शासक अत्याचारी हो जाता है तो ऐसे समय में उस शासक को बदल देना ही जनता की सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है। लॉक ने क्रांति की सफलता के कुछ साधन भी बताए हैं और इस संबंध में वो कहते हैं कि भ्रष्ट शासकों को बदलने के लिए संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी हिंसा आदि नहीं करनी चाहिए, मर्यादाओं के माध्यम से ही परिवर्तन किया जाना चाहिए। और इस संबंध में दो बातें उनके द्वारा कही गई हैं। एक तो यह है कि बहुत गंभीर स्थिति होने पर ही क्रांति की जानी चाहिए, और दूसरी बात वो कहते हैं कि क्रांति पूरे समुदाय द्वारा की जानी चाहिए। कोई एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह अगर परिवर्तन को मान्यता देता है तो ऐसी स्थिति में वो क्रांति कई बार असफल भी हो जाती है। तो कोशिश यह करनी चाहिए कि सब मिलकर सत्ता को बदलने का प्रयास करें। नेक्स्ट है लॉक का व्यक्तिवाद। लॉक को हम एक व्यक्तिवादी राजनीतिक विचारक के रूप में देखते हैं। जैसा हॉब्स में भी हमने व्यक्तिवाद देखा था। व्यक्तिवाद वह चिंतन है जो राज्य के मुकाबले व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। तो लॉक का जो दर्शन है उसमें भी हमें व्यक्तिवाद विचारधारा के अंश दिखाई देते हैं। जैसे कि वाहन कहते हैं, लॉक की पद्धति में हर चीज़ व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। हर चीज़ को इस क्रम से रखा गया है कि व्यक्ति की संप्रभुता सुनिश्चित रहे। यानी लॉक एक ऐसे राज्य को मान्यता देता है जहां वह व्यक्ति को सर्वोपरि मानता है या व्यक्ति को वह महत्व देता है। वह एक व्यक्तिवादी चिंतक है। यह बात दर्शाने के लिए हम कुछ बिंदुओं के आधार पर अपनी बात को साबित कर पाएंगे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा। लॉक हमें व्यक्तिवादी इसलिए नज़र आता है कि लॉक ने जिस राज्य को स्थापित किया है, लॉक ने जिस राज्य को स्वीकार किया है, वह एक कृत्रिम राज्य है। एक ऐसा राज्य जिसका उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। यानी लॉक का राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्मित हुआ है, और चूंकि लॉक का राज्य व्यक्ति के अधिकारों के लिए बना है, इसलिए हम उसे व्यक्तिवादी कहते हैं। सेकंड है नागरिक समाज अधिकारों की उत्पत्ति नहीं करता है, उनको केवल निश्चित करता है। यानी लॉक का मानना है कि जो अधिकार हैं वो समाज के द्वारा नहीं दिए गए हैं। अगर समाज के द्वारा दिए जाते तो समाज उन्हें छीन भी सकता था। यानी ये अधिकार प्रकृति ने दिए हैं, इसीलिए किसी भी संस्था,
चाहे वो समाज हो, चाहे वो राज्य हो, उसे इन अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं है। थर्ड है संपत्ति के अधिकार की अलंघनीयता और अहरणीयता, यानी अपहरण नहीं किया जा सकता संपत्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अधिकार प्रकृति प्रदत्त है। संपत्ति व्यक्ति ने अपने श्रम से अर्जित की है और जो व्यक्ति अपने श्रम से अर्जित करता है उस संपत्ति को उससे कोई वंचित नहीं कर सकता। तो चूंकि संपत्ति के अधिकार को छीना नहीं जा सकता, संपत्ति के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता समाज और राज्य, इस आधार पर वह हमें व्यक्तिवादी नजर आता है। नेक्स्ट है मर्यादित शासन। लॉक के द्वारा मर्यादित और सीमित शासन को मान्यता दी है। लॉक एक ऐसे राज्य को स्वीकार करता है जो सीमित है, मर्यादित है, और यहाँ उन्होंने इस बात को माना है, इस बात को स्वीकार किया है कि जो राज्य है वह उसके प्रतिरोध का अधिकार भी है व्यक्ति को, और वह राज्य तानाशाह राज्य नहीं है। तो यानी चूंकि एक निरंकुश शासन का पक्षधर नहीं है लॉक, इसलिए भी वह हमें व्यक्तिवादी नजर आता है। नेक्स्ट है जन कल्याणकारी उद्देश्य। लॉक का मानना है कि राज्य का जन्म व्यक्ति के लिए हुआ है, यानी जो राज्य है वो व्यक्ति के लिए बना है। राज्य अधिकारों का रक्षक है। राजनीतिक सत्ता का प्रयोग सिर्फ जन कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। तो यहाँ भी वह हमें व्यक्तिवादी नजर आता है। धार्मिक सहिष्णुता। लॉक इसलिए भी व्यक्तिवादी है क्योंकि उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई है। धर्म को वह केवल व्यक्तिगत मामला मानता है। धर्म आत्मा की वस्तु है। लॉक धर्म परिवर्तन के भी विरुद्ध थे और वो यह मानते थे कि राज्य को इसमें यानी धार्मिक मामलों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य के निर्माण का आधार सहमति। लॉक के अनुसार राज्य के निर्माण का आधार सहमति है, यानी जनता की सहमति से राज्य बना है और जनता की सहमति के आधार पर ही राज्य कार्य करता है। प्रतिरोध या विद्रोह का अधिकार। लॉक अपने नागरिकों को विरोध का अधिकार देता है और वो यह मानकर चलता है कि लोगों को उसके विरोध का अधिकार है, यानी कि अगर राज्य अपने पद से भ्रष्ट होता है, अगर राज्य कोई भी अनुचित कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य को उस शासन सत्ता को अपदस्थ किया जा सकता है। नेक्स्ट है शक्तियों का पृथक्करण। यहाँ भी हमें वो व्यक्तिवादी ही नजर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने इस बात को स्वीकार किया है कि शक्ति अगर एक ही जगह निहित होगी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो व्यक्ति के अधिकार व्यक्ति से छिन जाएंगे। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह उससे छिन जाएगी। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वह शक्ति पृथक्करण को मान्यता देता है। नेक्स्ट है राज्य के कार्य निषेधात्मक हैं, सकारात्मक नहीं। यानी लॉक ऐसे राज्य के ऐसे कार्यों को मान्यता देता है जिनका उद्देश्य सकारात्मक नहीं है, यानी केवल व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही उसने राज्य का निर्माण किया है। तो इन आधारों पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि लॉक ने एक ऐसे राज्य को मान्यता दी है जिसमें वह व्यक्ति को अहमियत देता है, और इस रूप में हमें लॉक एक व्यक्तिवादी राजनीति शास्त्री के रूप में नजर आते हैं। नेक्स्ट है लॉक के विचारों की आलोचना। पहली आलोचना है मानव प्रकृति का अपूर्ण विवरण। मानव को उसने बहुत श्रेष्ठ मानव के रूप में देख लिया है कि बहुत अच्छा है, सारी अच्छाइयाँ उसमें हैं। जिस तरह से हॉब्स ने सिर्फ बुराइयां देखी थी, लॉक ने सिर्फ अच्छाइयां देखी हैं। मानव के प्रति बहुत अधिक आशावादी हैं लॉक, और यहाँ हमें यह दिखाई देता है कि मानव प्रकृति के संबंध में उनका जो चित्रण है वो अधूरा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भ्रमपूर्ण। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी उनका भ्रमपूर्ण है, यानी इतनी शांति की दशा कि जिसमें व्यक्ति का जीवन भी सुरक्षित है, व्यक्ति की संपत्ति भी सुरक्षित है, ऐसा प्राकृतिक अवस्था कभी नहीं थी। नेक्स्ट है राज्य की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य भौतिक नहीं है।
लॉक यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। यह उचित नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि राज्य केवल व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए ही अस्तित्व में आया है, जबकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्ति का कल्याण करना भी राज्य का उद्देश्य है। यह स्थिति लॉक को नज़र नहीं आई है। यह स्थिति भी अनुचित है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा त्रुटिपूर्ण। यह कहना लॉक का कि अधिकार सामाजिक नहीं होते, समाज का कोई लेना देना इन अधिकारों से नहीं है, यह स्थिति भी अनुचित है। नेक्स्ट है संपत्ति संबंधी धारणा त्रुटिपूर्ण। आलोचक यह मानते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक दुधारी तलवार है, जिससे गरीब वर्गों का शोषण भी हो सकता है और पोषण भी हो सकता है। यानी पूंजीपति अधिक पूंजीपति हो सकते हैं और वो व्यक्ति का शोषण कर सकते हैं, इसलिए यह स्थिति भी अनुचित है। नेक्स्ट है निरंतर क्रांति की आशंका। ऐसे समाज में निरंतर क्रांति की आशंका रहती है, यानी जनता तो कभी भी नाराज हो जाए अपनी शासक से और वो विद्रोह कर दे, तो हमेशा क्रांति की आशंका रहेगी। लॉक ने जिस राज्य को मान्यता दी है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अत्यधिक पुजारी। स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व लॉक ने दिया है और उसने कहीं भी समानता को स्वीकार नहीं किया है, जबकि हम मानते हैं कि स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है वैधानिक राज सत्ता का महत्व। वैधानिक राज सत्ता को उसने महत्व नहीं दिया है, केवल जनता को ही उसके द्वारा महत्व दिया गया है, जिसे हम लोकतांत्रिक राज सत्ता कह सकते हैं। वैधानिक या कानूनी राजनीतिक सत्ता को उसने अनुचित माना है। तो इस आधार पर ये कुछ कमियां हम लॉक के दर्शन में देखते हैं। नेक्स्ट है लॉक की देन या लॉक का योगदान। पहला योगदान है सीमित शासन का प्रतिपादन। लॉक का यह योगदान है कि लॉक ने सीमित शासन का प्रतिपादन किया है। सीमित शासन के अंतर्गत हम इस बात को मानते हैं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो सत्ता है वह सत्ता आवश्यकता से अधिक अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगी। एक तानाशाह सत्ता को उन्होंने मान्यता नहीं दी है, यानी उसने एक नियंत्रित संप्रभुता को मान्यता दी है। नेक्स्ट है दूसरा उनका योगदान है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में दिशा निर्देश। लॉक ऐसे पहले राजनीतिक चिंतक के रूप में हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने शक्ति पृथक्करण को मान्यता दी है, यानी उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग होने चाहिए और एक तरह से इस संबंध में उनका विचार श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद का समर्थन। अभी हमने पढ़ा कि लॉक व्यक्तिवादी हैं, यानी उन्होंने राज्य को साधन माना है, व्यक्ति को उनके द्वारा साध्य माना गया है और वो इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को मानते हैं कि जो राज्य है वह प्रमुख रूप से उसका उद्देश्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के हिसाब से कार्य करना है। नेक्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। धार्मिक दृष्टिकोण से वो सहिष्णु रहे, सभी धर्मों को उनके द्वारा मान्यता दी गई, जिसे हम आज के समय कहते हैं सर्वधर्म समभाव, उसको उन्होंने स्वीकार किया। धर्म को उनके द्वारा व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला माना गया। उन्होंने माना कि राज्य को इन मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लास्ट है लॉक ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता दी है, यानी लॉक यह मानकर चलता है कि अधिकार प्राकृतिक हैं और इस संबंध में उन्होंने अधिकारों को राजनीतिक दर्शन का अभिन्न अंग बना दिया, या दूसरे रूप में हम कहें कि व्यक्ति के अधिकारों को उनके द्वारा पवित्र स्थान दिया गया है। इस तरह से समझौतावादी चिंतन में लॉक का चिंतन महत्वपूर्ण चिंतन माना जा सकता है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को मानते हैं कि समझौतावादी राजनीतिक जो तीन विचारक हैं, हॉब्स का चिंतन हमने पढ़ा, दूसरे हैं लॉक, इनका चिंतन भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इन्होंने व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया है राज्य के महत्व के साथ साथ। धन्यवाद।